नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी की क्लास 11 करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए। यूनिट 5 हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक है नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन। तो आज जो हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं सिलेबस में आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकली स्टडिंग नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन। ये दोनों पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। एक तो प्री इंडिपेंडेंस जो पॉलिसीज निकली हैं और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस निकली हैं इंडिपेंडेंस के बाद में। तो पहले इंडिपेंडेंस के बाद वाली पॉलिसीज को देखेंगे, कमीशंस को देखेंगे, उसके बाद पहले वाली को देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी हैं, इनको डिटेल में देखेंगे भी। तो सबसे पहले आती है राधा कृष्णन कमीशन। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया होता है, हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है क्योंकि अच्छा इसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, 1948 में ये आया था। तो इसमें ये माना गया था कि इंडिपेंडेंस के बाद में ये जब कमेटी बनी थी तो ये सोचा गया था कि नए लीडर्स की ज़रूरत है, जो कि हमें नए लीडर जो हैं वो हायर एजुकेशन से ही मिल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फील्ड में नए लीडर्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यंग एजुकेटेड लीडर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए हमें हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए जो कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड थे, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी तरीके का। ठीक है, तो ये सब इतने ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ आप इनके ईयर को और ये नाम को याद रख, नाम भी इसमें मेंशन ही होगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए था, ये याद रखिएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए इसने काफ़ी अच्छी डायरेक्शन दी और इस कमेटी ने कमीशन में ये भी बताया गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन स्टेज होता है हायर और सेकेंडरी एजुकेशन का। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें से याद करने लायक तो नहीं है। आगे देखते हैं मुदेलियार कमीशन। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया, उसके बारे में ये कमीशन बनाया। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदेलियार ये इसके चेयरमैन थे। ठीक है, इन्होंने क्या सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के को देखा, एग्जामिन किया और जो जो उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए रिकमेंडेशंस दी। मेजर्स ऑफ फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बताया विद रेफरेंस टू एम्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका रिलेशन कैसे प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बीच में ये कैसे ब्रिज की तरह काम करता है ये बताया, उसका इंटर रिलेशन बताया। ठीक है, और बाकी इसमें क्या क्या बताया गया, टीचर ट्रेनिंग के बारे में भी काफ़ी बात की गई। तो इन्होंने टीचर ट्रेनिंग को दो टाइप के इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया। पहला प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या है जो हायर सेकेंडरी वाले जो टीचर हैं जिनकी क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी तक है, ठीक है, तो उनको 2 साल का कोर्स करना होगा। और जो सेकेंडरी दूसरे हो जाएंगे सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 1 ईयर का, जिसको बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 इयर्स के लिए। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए 2 साल का टीचर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल का। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुदेलियार कमीशन। इसमें टीचर ट्रेनिंग्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में की भी ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि बच्चों को अगर सिखाना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी कॉलेजेस बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग कॉलेजेस होंगे, तो वो अलग अलग फील्ड में रिसर्च करेंगे। ठीक है, पेडागोगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा ताकि टीचर्स अच्छी तरह सीख पाएंगे, तभी वो बच्चों को अलग अलग मेथड से सिखा सकते हैं। ठीक है, इस कमीशन में फ्री ट्रेनिंग और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ की भी बात की गई, तो जो ट्रेनीज होंगे वो वहीं पे रह पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ऐसे, ये वाला पार्ट आप तब भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हायर सेकेंडरी के लिए 2 साल और ग्रेजुएट्स जो हैं उनको 1 साल का। ठीक है, और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की थी इस कमीशन ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन 1958। तो इसके चेयरमैन थी श्रीमती दुर्गावती देशमुख। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है आपको इसमें, क्योंकि इसके नाम से आपको
जो चेयरमैन है वो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले जो कमीशन थे उनमें नाम पता चल रहा था क्योंकि उन्हीं के नाम पे वो कमीशन रखा गया था, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है, वुमेन एजुकेशन कमेटी है, तो ये वुमेन की पैरिटी यानी वुमेन और मैन, गर्ल्स और बॉयज़ की इक्वालिटी के बारे में बात की गई है यहाँ पे, यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि कोएड स्कूल होने चाहिए मिडिल स्कूल तक, मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों एक साथ पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स का अलग से इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। ये 1958 के टाइम का है ये। इन्होंने मदर क्रेचेस की प्रोविजन के बारे में बात की। ये क्या होता है, जब मदर्स ट्रेनिंग के लिए आएंगी, ठीक है, तो उनके ये क्रेचेस होता है ऐसी जगह जहाँ पर उनके बच्चे रह सकते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल हो सकती है जब तक वो काम करते हैं कोई भी, ठीक है। कोई वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं उतनी देर के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ वुमेन टीचर्स के बारे में भी इन्होंने बात की, ठीक है। वुमेन टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए एडल्ट वुमेन के लिए। तो मेन फोकस इनका वुमेन एजुकेशन और वुमेन राइट्स के ऊपर ही था, ठीक है। तो बाकी ये नाम से ही पता चल रहा है, वुमेन की एजुकेशन को एनकरेज करना और उनके राइट्स के बारे में बात करना। तो बाकी सब तो इसमें से समझ आ रहा है, ये कोएड एजुकेशन वाला पार्ट याद रख सकते हैं और मेन नाम ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कोठारी कमीशन, ये 1964 में आया था, ठीक है। इसके DS कोठारी, इनका नाम याद रख सकते हैं पूरा, ये चेयरमैन थे इसके, ठीक है। तो पहले की टू एडवाइस गवर्नमेंट ऑन नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड जनरल प्रिंसिपल पॉलिसी, तो इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स बनाए जिन पे एजुकेशन सिस्टम को काम करना चाहिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये इनके मेजर गोल्स क्या थे ये देखते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ठीक है। तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरीके से पढ़ाई करना यूनिवर्सिटीज़ में, ये था इनका मेन गोल। मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना, तो मॉडर्नाइजेशन से क्या होता है, जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कि वोकेशन का मतलब होता है जो करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और साइंस रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो, इस पे इनका फोकस था। नेशनल वैल्यूज़ दी जाए अपनी एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, ये वन ऑफ द गोल्स था इनका। तो मोरल सोशल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का इंट्रोडक्शन करना, ठीक है। अलग अलग रिलीजन्स की जो इंफॉर्मेशन हैं वो भी प्रोवाइड करना, इंडिया की और वर्ल्ड की, ठीक है। तो जो कोठारी कमीशन है इसको सबसे ज़्यादा इन डेप्थ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में ये कमीशन माना जाता है, इसकी रिपोर्ट को, ठीक है। तो देखिए इनके पूरे के पूरे अगर खाली कोठारी कमीशन को ही पढ़ाया जाए तो यही पढ़ाने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। इसीलिए हम क्या है मेन इनके ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, कमीशन CSS इंट्रोड्यूस किया, कॉमन स्कूल सिस्टम, जिसमें क्या सारे के सारे बच्चे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट, क्रीड या स्टेटस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन स्कूल सिस्टम का एडवोकेट किया इन्होंने, बताया इसके बारे में कोठारी कमीशन में, ठीक है। इसकी डेट याद रखिएगा 1964। यशपाल कमेटी 1992, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यशपाल कमेटी, इसके प्रोफेसर यशपाल चेयरमैन थे, ठीक है। तो इसका मेन फोकस था, ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी थी, तो इनका मेन फोकस था कि ये सारे के सारे रीजंस पता करें जिसकी वजह से चिल्ड्रन पर बर्डन पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, बर्डन को बच्चे के ऊपर से कैसे रिड्यूस किया जाए, ये मेन फोकस था यशपाल कमेटी का, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या क्या वेज बताए जिसकी तरीके से हम बर्डन को कम कर सकते हैं, वो देखते हैं अभी। तो प्रिपरेशन, हाँ, तो इन्होंने बताया करिकुलम को जो फ्रेम करते हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जाए उस तरीकों को क्या है डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि अलग अलग फील्ड के टीचर्स, एजुकेटर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, जो करिकुलम फ्रेम होता है तब,
ठीक है, आगे देखते हैं। कमेटी ने डिस्करेज किया कंपटीशन और रिवॉर्डिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट को, ठीक है। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट जो फर्स्ट आ गया उसको रिवॉर्ड किया जाता है, तो उससे क्या बच्चा डिस्करेज हो जाता है। इन्होंने कहा कि आपको एनकरेज करना चाहिए कोलैबोरेशन और ग्रुप एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे क्या मिल के सीख सकें, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग उससे बढ़ेगी। तो इंडिविजुअल अचीवमेंट को रिवॉर्ड करना इन्होंने डिस्करेज किया इस चीज़ को, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई टेस्ट या इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैवी बैग्स बच्चे को लेके आने की ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़ स्कूल में, ठीक है। और क्या है भाई, स्कूल जो टेक्स्ट बुक है वो स्कूल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आने की ज़रूरत ना पड़े डेली। तो देखिए मेन तो इसका ये लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको आप यशपाल कमेटी से सिनोनिमस समझ सकते हैं, ठीक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क ना दिया जाए, उनको ऐसा काम दिया जाए जिससे कि वो अपना एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर पाएँ, ठीक है। तो मेन इसका अगर याद करना है कुछ तो इसकी डेट और लर्निंग विदाउट बर्डन ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अभी देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, तो इसके कुछ एम्स वगैरह देखते हैं। तो देखिए जो भी ये पॉलिसी बनाई गई है ये क्या है, एक तरह से गाइडलाइंस है किस तरीके से स्कूल्स को होना चाहिए। तो इसमें ये अलग अलग जो पीछे कमेटी हमने पढ़ी है उनमें से लिए गए हैं, इसीलिए डायरेक्ट आपको ये सुने सुने लगेंगी चीज़ें, रिपीट लगेंगी, ठीक है। तो इसके मेन एम्स क्या है, इनकी क्या गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। फ्री कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल, ठीक है। अब ये पहले भी बात हो चुकी है इसके बारे में, लेकिन ये इनका भी इन्होंने ये भी गाइडलाइन में ये लिखा है, ठीक है। स्टेटस एमोल्यूमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स। एमोल्यूमेंट्स मतलब होता है सैलरी, तो टीचर का स्टेटस अच्छा हो, सैलरी अच्छी हो, उनको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। अब इसके बारे में नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमने पढ़ी है उसमें भी बताया गया है। तो जब उनके स्टेटस अच्छा होगा, रिस्पेक्ट होगी समाज में, तो टीचर भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेगा, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में यहाँ पे बात हुई, ठीक है, जिसमें संस्कृत को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सबको एजुकेशन बराबर मिले, वो चाहे अलग अलग कास्ट के हों या गरीब हो अमीर हो, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन, अब यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन का मतलब ये है कि जो बाद में भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनकी छूट गई किसी तरीके से, ठीक है, तो वो वाली एडल्ट एजुकेशन की यहाँ पे बात है। लिटरेसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। अब इस एडल्ट एजुकेशन को करने के लिए करस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो कि डिस्टेंस एजुकेशन में आता है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। पार्ट टाइम एजुकेशन कर सकते हैं जिससे। गेम्स स्पोर्ट्स को एजुकेशन में इंक्लूड करना और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, अच्छी से अच्छी क्वालिटी बुक्स का यूज़ किया जाए जिससे बच्चा इंटरैक्टिव तरीके से सीखे उसमें से, ठीक है। अभी ये 68 के बाद 1986 में एक और पॉलिसी आई थी रिवाइज करके, तो इसमें क्या कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया। पहले क्या होता है अलग अलग स्ट्रक्चर चलते थे, जैसे अभी हो गया 10th के बाद आपके 11th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन वाला हो गया। लेकिन पहले ऐसे होता था किसी ने 11 तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद 3+1 ऐसे चलता था, तो अलग अलग होते थे, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते थे। तो इन्होंने उन सबको हटाकर एक कॉमन बना दिया, कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर बना दिया 10+2+3, ठीक है। इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स के बारे में बात की, जो कि 10 कोर एलिमेंट्स में ये सब आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्क हो गया, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हो गई, या फिर अलग अलग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी थीम्स को इन 10 कोर्स में आती हैं, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए 1986 की पॉलिसी में, ठीक है। ये राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे आई थी ये पॉलिसी, ये भी आप याद रख सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, तो इसका भी मतलब यही कि अलग अलग कास्ट हो गई या गरीब हैं, SC STs के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी बात की गई थी कि उनको उनके एजुकेशन राइट्स के बारे में बात की, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के लिए, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन और स्पेशली वुमेन एडल्ट एजुकेशन के बारे में काफ़ी बात की गई थी इसमें। अभी वही है, एडल्ट एजुकेशन कैसे मिल पाएगी वुमेन को, वो नॉन फॉर्मल तरीके से ले सकते हैं। नॉन फॉर्मल यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन होता है, ठीक है।
तो डिस्टेंस एजुकेशन की यहाँ पे भी बात की। तो देखिए कई चीज़ें पीछे पिछली वाली की रिपीट भी होंगी इसमें, ठीक है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की। जो मेन बात यहाँ पर आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है मिनिमम चीज़ें जो प्राइमरी लेवल पे कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए, जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड तो होना चाहिए एक क्लास में, इसलिए इन्होंने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पे, उसके बारे में बात की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। यूईई इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बताया गया, ये याद रखना है, ठीक है। जो अलग से चीज आती है उसको याद रखना है इसमें, ठीक है। पेज सेटिंग नवोदय विद्यालय, तो एकेडमिक सोशल पेज सेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे स्कूल्स जिसमें एकेडमिक सोशल कल्चरल कम्युनिटी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट रहे, मतलब पढ़ाई भी होगी उसके साथ साथ कल्चरल एनवायरनमेंट भी वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। सोसाइटी से रिलेटेड बातें भी मिलेंगी, सोशल सेटिंग में जो आप फेस करने वाले हैं उससे रिलेटेड भी आपका एनवायरनमेंट मिलेगा, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उसमें, ठीक है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अब ये देखिए ये चीज़ें हर पॉलिसी में बताई जा रही है, इसीलिए इनका क्या क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक पॉलिसी में जब नजर आएगा तो उसको अलग से आप ये नहीं कह सकते कि इसको इस पॉलिसी में पूछा गया है। वोकेशनलाइजेशन वही करियर ओरिएंटेड आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये नई पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें भी ये बताया जाएगा, तो इसलिए इनके क्वेश्चन पूछना मुश्किल है। अब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करके हो गया, तो इनका क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए हमने इसमें वही चीज़ें ज़्यादातर इंक्लूड की हैं जिनके क्वेश्चन पूछे जाना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नहीं तो आप खाली इसकी पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें ही बहुत घंटे लग जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड एनवायरनमेंट इशू, पॉलिसी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल किसको कहा गया था, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को कहा गया था, क्योंकि इसमें ये सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल और एनवायरनमेंटल इशूज सबके बारे में बात की गई थी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, तो इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी होनी चाहिए, टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चा सही से पढ़ जाए इसमें, ठीक है। आगे 86 के बाद क्या है, इसी को रिवाइज किया गया था 1986 वाली पॉलिसी को 92 में, ठीक है। तो इसमें दो फेजेज में इसे रिव्यू किया गया था। 90 में जब रिव्यू किया गया था तब इसको आचार्य राममूर्ति के सुपरविजन में किया गया था, ये चेयरमैन थे उस कमेटी के। 91 में जब किया गया था तब एन जनार्दन रेड्डी ने रिव्यू किया था, ये इनका सुपरविजन था, ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे। तो इसमें बहुत सारी ज़्यादातर चीज़ें सेम ही हैं 92 में, लेकिन जो मेजर चेंज इसमें इन्होंने किया, मॉडिफाई किया, वो था कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स। तो टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो स्टार्ट किया है, ठीक है, वो यहाँ से आया है, ठीक है। तो इसमें 3 एग्जाम स्कीम के बारे में बात की इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के एडमिशन के लिए, जो कि होती है JEE, AIEEE और SLEEE। तो ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, और ये आपका स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो ये जो है यहीं से स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। तो 92 में से ये पूछा जा सकता है कि ये JEE और ये AIEEE कहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये 1992 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी ये यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अभी NCF के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए NCF में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये यशपाल कमेटी ने रिकमेंड की थी, ठीक है। जो इसमें NCF में जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, मतलब आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, अलग अलग गाइडलाइंस, ये सब जो है अलग अलग कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस को लेके ये बनाए गए हैं, ठीक है, NCF 2005। तो ये आपको डेट याद रखनी है 2005, और ये याद रखना है कि ये किसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये बनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ ज़्यादातर जो दी होंगी वो आपको पता होंगी, ठीक है। सीटेट का एग्जाम दिया हो तो इन सीटेट का एग्जाम NCF बेस्ड ही होता है पूरा, ठीक है, तब भी इनको पढ़ लेते हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, तो नॉलेज को आपको स्कूल के बाहर जो लाइफ है उससे कनेक्ट करना है। रोट मेथड, रटने के मेथड से दूर जाना है।
बुक्स से आपको बियॉन्ड सोचना आना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन थोड़े से फ्लेक्सिबल हों, रिजिड नहीं होंगे, जैसे कि हम CCE पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सिर्फ यूनिट टेस्ट और एंड एग्जाम्स का वो नहीं रहेगा इम्पोर्टेंस, आपका कंटिन्यूस एवेल्युएशन होगा, ठीक है। चिल्ड्रन को एक्टिव पार्टिसिपेंट नॉलेज कंस्ट्रक्शन में माना जाए, ठीक है। हर्बेशियन लेसन प्लान टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी। तो हर्बेशियन क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, इसमें टीचर जो बताता है वही बच्चे को सुनना होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी जो होती है वो चिल्ड्रन सेंटर्ड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चिल्ड्रन सेंटर पे होता है एजुकेशन में, ठीक है, जो भी होता है चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग होता है। आगे देखते हैं मेकिंग एजुकेशन मोर रेलेवेंट टू द प्रेजेंट डे। तो जो एजुकेशन को है ऐसे इस तरीके से पढ़ाया जाए जो आज के टाइम के लिए रेलेवेंट हो और फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा कर सके वो, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला देखिए यहाँ पे भी चल रहा है ये भी, ठीक है। मदर टंग के इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। सोशल साइंस में भी साइंस का एग्जाम में साइंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए, लैब्स वगैरह में आपको एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहिए। एनवायरनमेंट एजुकेशन को क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पर हर सब्जेक्ट से क्या है, हर सब्जेक्ट का पार्ट बना देना है उसे, ठीक है। इट ऑल्सो रिकमेंड a paradigm shift to study social science from the perspective of marginalized groups। तो marginalized groups ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इसमें डिस्कस करा जाए सोशल साइंस में, जैसे कि जेंडर इनजस्टिस होता है, ट्राइबल SC/STs के प्रॉब्लम्स हैं, दलित की प्रॉब्लम्स हैं, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब इश्यूज इसमें सोशल साइंस में पढ़ाए जाएं, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस होते हैं, ये जनरल बता दिया मैंने, टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है और भी बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट्स पढ़ाने के, ठीक है। तो ये बहुत पेजों का NCF होता है, तो हाँ यहाँ पर हमने सिर्फ ऊपर से इसको देखा है, ठीक है। आप अलग से पढ़ सकते हैं उसे, लेकिन यहाँ पर मेन मोटिव ये है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। अभी यहाँ से हम प्री इंडिपेंडेंस वाले देखेंगे, जो इंडिपेंडेंस से पहले जो कमिटीज़ आई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी हम इनको ऊपर से थोड़ा देख लेंगे। मैकॉलीज मिनट्स, तो मैकॉली ने क्या है एक स्पीच दी थी, ठीक है। उनकी पॉलिसी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसका मतलब क्या था, जो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, ठीक है। इनका ये मानना था इंग्लिश जो है वो हाई क्लास लैंग्वेज है, ठीक है, और हाई क्लास पीपल जो है उस टाइम पे इंडिपेंडेंस से पहले जो रह रहे हैं, अंग्रेज हो गए या फिर जो हाई पोजीशंस में है, वही पढ़ेंगे क्योंकि उन्हीं को ज़रूरत है, ठीक है। तो इंग्लिश को का जो हुआ है ये उसे कह सकते हैं इन्होंने ही जन्म दिया है। इंग्लिश को सुनकर जैसे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी जो इंग्लिश को मैकॉली का इन्फ्लुएंस मतलब ये कह सकते हैं अभी भी है, अभी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो वो उस सब का बीज जो है ये मैकॉली ने ही डाला था, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना, इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है, ये मैकॉली को जाता है, ठीक है। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को भी इंडिया में प्रमोट करने के लिए भी मैकॉली को ही इसका क्रेडिट जाता है। आगे देखते हैं वुड्स डिस्पैच, तो इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम दिया था और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया था किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इनका एम ऑफ एजुकेशन ये था कि यूरोपियन कल्चर को क्या है इंडिया में डिफ्यूज़ किया जाए, मिक्स किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को भी प्रमोट किया था। मैकॉली ने सिर्फ ये कहा था कि इंडियन लैंग्वेज को इन्होंने प्रमोट किया था, मैकॉली ने इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई करने के लिए कहा था, ठीक है। ग्रांट इन एड की बात की गई थी वुड्स डिस्पैच में, तो इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना स्कूल को और वुमेन एजुकेशन अलग अलग तरीके से। तो ग्रांट इन एड ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब होता है
किसी भी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करना किसी कॉज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल्स की बात हुई है, वुमेन एजुकेशन, किसी भी चीज़ के लिए बात हो सकती है, ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब के लिए जो हेल्प होती है उसे ग्रांट इन एड कहा गया था, ठीक है, ग्रांट इन एड सिस्टम। तो ग्रांट इन एड सिस्टम ये किसका है, ये वुड्स डिस्पैच, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हंटर कमीशन देखते हैं, ही ट्राई टू स्ट्रीमलाइन स्कूल एजुकेशन इनटू 2 स्ट्रीम्स ऑफ हाई स्कूल। तो इन्होंने क्या है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, हंटर कमीशन में। तो वोकेशनलाइजेशन होता है कि आपका करियर ओरिएंटेड जो आपकी करियर स्किल्स होती हैं वो सिखाई जाए एजुकेशन में, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने हाई स्कूल को, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन और दूसरा क्या है, कमर्शियल और टेक्निकल एजुकेशन, जो कि जॉब्स ओरिएंटेड होगी। सैडलर कमीशन को क्रेडिट जाता है आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का, जो 12th लेवल के हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, 12th लेवल की पढ़ाई होती है, उसके लिए सैडलर कमीशन को क्रेडिट जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि 10th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए, एकदम से आपको वहाँ पे नहीं जाना, बीच में उसके बेसिक्स पढ़ाए जाएं, आर्ट साइंस मेडिसिन इनके सबके, तो ये इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए। हार्ट टॉक कमेटी ये लॉर्ड इरविन द्वारा अपॉइंट की गई थी, ठीक है। इन्होंने वेस्ट और स्टैग्नेशन की बात की थी प्राइमरी एजुकेशन में। इसमें क्या है, बहुत से बच्चे क्या है फेल हो जाते थे तो अटके रह जाते थे एक ही क्लास में, ठीक है। तो उसके प्रॉब्लम के बारे में इन्होंने बात की थी, और इन्होंने बात की थी कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटेंडिंग टू फॉलो सर्टेन वोकेशन शुड स्टॉप फ्रॉम मिडिल स्टेज एंड देयर शुड बी। तो इन्होंने कहा जो कोई अलग अलग अपने जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं तो मिडिल स्कूल स्टेज के बाद ही वो क्या है स्विच कर सकते हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है। और इन्होंने कहा था करिकुलम को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स किया जा सके ताकि अलग अलग तरह की चीज़ों को सीखा जा सके, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड। तो इसमें ये याद रख सकते हैं वेस्ट एंड स्टैग्नेशन और लॉर्ड इरविन हार्ट टॉक कमेटी। सप्रू कमेटी शुड बी, तो इसका मेन फीचर यही याद रखना है आपको, डिग्री कोर्स जो है वो 3 साल तक का करा जाए, ये इन्होंने रिकमेंड किया था 1934 में। तो यूपी में कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इंक्वायर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो इन्होंने ये भी देखा था कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए बनाई जा रही है, उसका क्या है आगे वोकेशन, ये शब्द बार बार आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, ये करियर से रिलेटेड होता है जो रियल लाइफ में काम होता है, ठीक है। तो इसमें ये याद रख लीजिएगा आप 3 साल जो डिग्री है वो 3 साल की हो गई यहाँ पे, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। पॉलीटेक्निक के लिए क्रेडिट जाता है एबट वुड रिपोर्ट को, ठीक है, जो पॉलीटेक्निक के कॉलेजेस बनाए गए उसके लिए एबट वुड रिपोर्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा खाली इसमें। जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है, तो इसको देखते हैं। इन 1937 ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट वर्धा एंड कॉन्फ्रेंस रिजॉल्व्ड टू एक्सेप्ट प्रपोजल मेड बाय। तो यहाँ पे क्या 1937 में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्धा में, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस ने क्या है, महात्मा गांधी ने ये प्रपोजल दिया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 साल की, 6 से 14 तक के बच्चों की, ये पहली बार इन्होंने दिया था। और मदर टंग में होनी चाहिए, ठीक है, उसकी मदर टंग में वो एजुकेशन मिलनी चाहिए उसको, और जो एजुकेशन हो वो उसके प्रोडक्टिव वर्क में काम आए, ठीक है, उससे वो क्या कर सके, कुछ कमा सके, ठीक है, अपने लिए काम कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई थी और इनको एक्सेप्ट भी किया गया था, ठीक है। इसको बाद में इसी को वर्धा स्कीम या बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, जाकिर हुसैन कमेटी को, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। द एंटायर एजुकेशन इज टू बी इम्पार्टेड थ्रू सम इंडस्ट्री और वोकेशन विद अ बेसिक क्राफ्ट एज द सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मेन इसका फोकस होना चाहिए कि बेसिक क्राफ्ट सीखे बच्चा कुछ ना कुछ, जिससे क्या है उसके करियर में हेल्प हो। लर्निंग को क्या कोऑर्डिनेट किया जाए होम, कम्युनिटी और चाइल्ड लाइफ की एक्टिविटीज़ के साथ, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ से कनेक्ट करना लर्निंग को, ठीक है। आगे देखते हैं सार्जेंट रिपोर्ट 1944। तो ये है वर्ल्ड वॉर के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई थी एजुकेशन के लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट उसका और करने के लिए।
तो इन्होंने क्या है, एजुकेशन के सिस्टम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्री प्राइमरी 3 से 6 साल के लिए, प्राइमरी बेसिक, ठीक है, तो ये इन्होंने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो प्री प्राइमरी की बात हुई यहाँ पे 3 से 6 साल तक के लिए, और इन्होंने फ्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की 6 से लेकर 14 साल के लिए, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 6 से 11 जूनियर बेसिक और 11 से 14 सीनियर बेसिक, ठीक है, जैसा कि वर्धा स्कीम में सजेस्ट किया गया था, ठीक है। और बाकी जो सीनियर बेसिक है, यहाँ क्या है, जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक यहीं पे क्या है, एंड हो जाएगा आपका, क्या है, फाइनल स्टेज मानी जाएगी जो मिडिल स्कूल या सीनियर बेसिक है, ये वाली 14 साल तक की। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही क्या है, फाइनल स्टेज मानी गई। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट खत्म होता है नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन का, ठीक है। तो हमारे ये 3 पार्ट खत्म हो चुके हैं इसके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे सिर्फ ये 2 पार्ट रह गए हैं, रोल्स ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन और ये स्कूल करिकुलम। इसके बाद हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसको आप अगर ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो CDP फॉर KVS PRT नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसमें हमने क्या है, ऑर्डर में सारा सिलेबस कवर कर रखा है। यूनिट 1 कवर हो रखी है और आगे भी यूनिट 5 के तीसरा वीडियो है, ठीक है, यूनिट 5 का तीसरा वीडियो है, तो आप ऑर्डर में देख सकते हैं टॉपिक वाइज। अगर आपने एंड तक देखा तो वीडियो को, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप चैनल से रिलेटेड PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। KVS PRT की CDP की सीरीज आप देखना चाहते हैं रेगुलरली तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।